साथियों, कल हमारी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला लिया। कुछ लोग जल्दबाजी में इसका विरोध कर रहे हैं, जिनको विरोध करना है सिर्फ विरोध करने के नाम पर। कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हो गए हैं और बहुत कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बंद होने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इसका एक न्यूट्रल इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो इसको हम 3 भागों में बांट कर इसका एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसका एनालिसिस होना चाहिए कि क्या 500 और 1000 के नोट बंद करने से जो आतंकवादी नकली करेंसी का इस्तेमाल करके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, क्या उनपे इससे लगाम कसी जाएगी? पहला इसका इस तरीके से एनालिसिस होना चाहिए इस इश्यू पे। दूसरा जो इसका भाग है जिसमें एनालिसिस करना चाहिए कि क्या 500 और 1000 के नोट बंद करने से ब्लैक मनी पर सच में लगाम लग जाएगी? और तीसरा और आखिरी बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तो हमें समझना चाहिए वो ये है कि सवाल ये नहीं है कि 500 का बंद करके 5000 का ला दिया या 5000 का बंद करके 10,000 का ला दिया। सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या हमारी करेंसी किसी कमोडिटी यानी सोने चांदी द्वारा बैक की जा रही है या नहीं। 1000 का नोट भी बैक नहीं किया जा रहा था किसी कमोडिटी द्वारा और 2000 का भी नहीं किया जाएगा। हम लोग जो फियाट करेंसी जो पूरी दुनिया में आज के दिन चली हुई है, फियाट करेंसी बोले तो जो हवा में कागज के नोट छाप दिए जाते हैं, हम उस पे अपना पूरा जिंदगी उसी को कमाने के लिए, कागज के टुकड़े को कमाने के लिए लगा देते हैं। तो सवाल मूल ये नहीं है कि कितने का नोट बंद करके कितने का शुरू कर दिया गया। मूल सवाल ये है कि क्या किसी करेंसी को कमोडिटी से बैक करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। इस चीज पे इसका पूरा जो विस्तार से क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक लाइन आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे चाइना का रिवाइवल, रशिया का रिवाइवल वर्ल्ड स्टेज पे दोबारा हो रहा है, रशिया और चाइना की करेंसी पैरेलली उसके गोल्ड के द्वारा बैक लगातार की जा रही है। पिछले साल एक बड़े फाइनेंस के अधिकारी रशिया के, उन्होंने कहा कि जितना रूबेल पूरी दुनिया में अभी फ्लो कर रहा है उसके लिए जितनी सोने की जरूरत है उसको बैक करने के लिए, उससे दोगुना सोना रशिया के पास है। तो सवाल मूल ये है कि क्या हमारी करेंसी कमोडिटी द्वारा बैक की जा रही है नहीं, लेकिन इसमें हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और ये क्यों सवाल जरूरी है इस पे उस दिन चर्चा करेंगे। हमने पीछे से चर्चा स्टार्ट की तो हम दूसरे इशू को अब लेते हैं, पहले इशू को आखिर में लेंगे कि क्या सच में काले धन पर लगाम लग जाएगी। क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, बिल्कुल काला धन खत्म हो जाएगा, क्या सच में ऐसा हो जाएगा? इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, सन 2011 में बीजेपी ने काले धन के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई, खुद बीजेपी ने बनाई, और उसको कहा गया कि आप पता लगाइए कि हमारा कितना काला धन विदेशों में जमा है। तो 2011 में वो बीजेपी की कमेटी रिपोर्ट देती है कि 31.4 लाख करोड़ रुपया हमारा काला धन की फॉर्म में विदेशों में जमा है। उसके बाद सीबीआई के जो पूर्व डायरेक्टर हैं एपी सिंह, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी यही बताया कि 31.4 लाख करोड़ काला धन हमारा विदेशों में जमा है। अब सरकार ने, आज की सरकार ने ये स्कीम लेके आई कि काले को व्हाइट में बदलिए, 3-4 महीने वो स्कीम चली और अब ये कर रहे हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इससे उम्मीद है उनको कि 1 लाख करोड़ के आसपास इससे आया है, इतने की उन्हें उम्मीद थी। अगर हम देखें कि 1 लाख करोड़ उस 31.4 लाख करोड़ का सिर्फ 3% के आसपास बनाता है, तो 97% हमारा काला धन कहां है, कैसे लाया जाएगा, किस तरीके से उसको हिंदुस्तान में वापस लाया जाएगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। 3% सरकार कह रही है कि 1 लाख करोड़ आ गया, उसके अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे आंकड़े खुल के नहीं आए हैं, लेकिन हम सरकार की बात मानते हैं। तो मूल सवाल अभी भी जिसका हमारा वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था कि 100 दिन के अंदर विदेशों से सारा काला धन लाया जाएगा, 2.5 साल सरकार को हो चुके हैं। तो जो मैक्सिमम हमारा 97% धन, खुद बीजेपी की रिपोर्ट के अनुसार और खुद सीबीआई के एक डायरेक्टर के अनुसार हमारा 97% ब्लैक मनी इज स्टिल इन आउटसाइड कंट्रीज। तो उस पर चर्चा कब होगी? सवाल यह है, कहीं इस 500 और 1000 के नोट बंद करने की बातों में वो असली चर्चा कहीं दबके तो नहीं रह जाएगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल साथियों, चलिए मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर काले धन पे से लगाम लग जाएगी, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है,
कि कोई काला धन अगर जमा करता है तो खुद आप सोचिए कि काला धन जमा करने वालों में से कितने लोग उस काले धन को कैश की फॉर्म में अपने पास रखते हैं। कई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स बताती हैं, 2013 में फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई कि जो इन नोटों को डिमोनेटाइज किया जा रहा है, इससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी ज्यादातर काला धन कैश की फॉर्म में नहीं है, वो रियल एस्टेट में लगा हुआ है, वो सोने की फॉर्म में है, वो स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है। तो सिर्फ नोटों को डिमोनेटाइज करने से जो मेजोरिटी हिंदुस्तान के अंदर भी जो काला धन है, उसकी भी मेजोरिटी ऑफ दैट ब्लैक मनी इज इन रियल एस्टेट, इज इन स्टॉक एक्सचेंज एंड दैट इज इन फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो इन नोटों का डिमोनेटाइजेशन करने से जो असली काला धन हिंदुस्तान में जमा है सोने, रियल एस्टेट और स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्म में, उस पर कैसे लगाम लगेगी, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा मानना है कि नोट डिमोनेटाइज करने से उस पर लगाम नहीं लगने वाली है। तीसरी चीज, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा कोई क्रांतिकारी निर्णय कोई पहली बार लिया गया है। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 1946 में 1000 और 10,000 के नोट चलते थे, उस समय तक वो बंद किए गए। 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को दोबारा मार्केट में लाया गया। लेकिन 1978 में जो जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिस कमेटी का नाम है वांचू कमेटी। और वांचू कमेटी ने सिफारिश की कि 5000 और 10,000 जो ये बड़े डिनोमिनेशंस के नोट हैं, इनको डिमोनेटाइज किया जाए। तो 14 जनवरी 1978 को जो आरबीआई के एक सेक्रेटरी थे आर रमन, उनको बंबई से, जो सेंट्रल ऑफिस आरबीआई का, उसे दिल्ली बुलाया गया सरकार ने। उनको कहा गया कि हम एक्सचेंज किसी चीज पे बात करने के लिए आपको बुला रहे हैं। वो जैसे ही आए तो फाइनेंस मिनिस्टर उनको बोलते हैं कि हम नोटों को डिमोनेटाइज करने का फैसला ले रहे हैं। उनके सारे संपर्क, जो सेक्रेटरी थे आरबीआई के, सारे संपर्क बाहरी दुनिया से काट दिए गए ताकि बाहर वो खबर ना फैल सके, ताकि वो बाहर वो खबर लीक ना हो सके। और 16 जनवरी 1978 को डिमोनेटाइजेशन की घोषणा हमारे राष्ट्रपति उस समय जो रेडी होते थे, उनके साइन करने के बाद कर दी गई। इसके ऊपर जो उस समय के आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल साहब, उन्होंने भी यही कहा कि नोटों को डिमोनेटाइज करने से जो बाहर का काला धन है वो कैसे वापस लाया जाएगा, उस काले धन पे क्या असर पड़ेगा। पहली बात उन्होंने सवाल उठाया था। और दूसरी बात जो हम पहले सवाल में उठा चुके हैं, उन्होंने भी यही बात दोहराई थी उस समय कि ज्यादातर काला धन हिंदुस्तान के अंदर भी सोने की फॉर्म में, रियल एस्टेट की फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स में है। तो इन नोटों को डिमोनेटाइज करने से वो काला धन कैसे पकड़ा जाएगा, मुख्य सवाल ये है। चौथी चीज जो साथियों इसमें आती है कि अगर आपने एक चीज पे गौर करी हो कि 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, लेकिन मार्केट में नए नोट कौन से लाए जा रहे हैं, 500 और 2000 के। तो 1000 के नोट को 2000 से रिप्लेस क्यों कर दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अभी मैं ईरान जाके आया था कुछ दिन पहले। तो ईरान के अंदर, ईरान की करेंसी इतनी वीक है कि वहां पे 5-5 लाख के नोट चलते हैं। तो आपकी करेंसी के डिनोमिनेशन जितना बड़ा हो रहा है, पैरेलली दैट मींस, चाहे आप उसे परचेजिंग पावर की सेंस में मान लीजिए या किसी भी सेंस में मान लीजिए, पैरेलली दैट मींस दैट योर करेंसी इज गेटिंग वीकर। 2007 में $1 में 39 रुपए थे। 2014 में $1 में 60-61 रुपए के आसपास थे, 60 to 61 के बीच में थे। आज के दिन $1 में 67 से 68 रुपए पहुंच चुके हैं। तो आपकी करेंसी, हमारी देश की करेंसी, हमारे हिंदुस्तान की करेंसी, वो लगातार वीक हो रही है। तो बड़े नोटों को जारी करना, बड़े डिनोमिनेशंस के नोटों को जारी करना इज ए साइन ऑफ ए वीक करेंसी। जिम्बाब्वे में देखिए, जिम्बाब्वे 50-50 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के नोट जारी किए जाते हैं। वो एक बोरी में, आपने पढ़ाई होगा, वो एक बोरे के अंदर रुपए डाल के लेके जाते हैं और उस बोरे के रुपयों से सिर्फ 1 या 2 पीस ब्रेड का खरीद पाते हैं। तो ये सवाल उठना चाहिए कि 500, और कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि छपाई का खर्चा रोकने के लिए ये किया गया है, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है छपाई को रोकने के लिए। ये इस बिंदु पर सवाल उठने चाहिए कि जो ये हमारी करेंसी का जो वीकनिंग का जो साइन है, इसको कैसे, करेंसी को वीक होने से और ज्यादा वीक होने से कैसे रोका जाएगा।
अब हम तीसरे और जो हमारा पहला पॉइंट है उस पर हम आते हैं, और जो तीसरा और आखिरी डिस्कशन का पॉइंट होगा कि जो ये हम कर रहे हैं, जो अभी ये सरकार ने फैसला लिया कि 500 और 1000 के नोटों को मार्केट से निकाल लिया जाएगा, इससे जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं उस पर रोक लगेगी, निश्चित रूप से उस पर रोक लगेगी। और प्रधानमंत्री जी का उस दिशा में ये कदम तारीफ करने योग्य है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। लगभग हमारे मार्केट में 10,000 करोड़ रुपया नकली की सेंस में चल रहा है, और हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और कुछ देश नेपाल के रास्ते से हमारे देश में उसको लेके आते हैं। तो उस दिशा में, उस नकली नोटों को रोकने की दिशा में प्रधानमंत्री जी का एक काबिले तारीफ एक कदम है, और जितनी ज्यादा इसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। लेकिन इस पे एक छोटा सा एक मेरा सवाल है कि कल जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान की, शशिकांत जी का कल एक बयान था, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली तो मैंने एक चीज बड़े ध्यान से उनकी सुनी। उन्होंने कहा है कि आज तक हमारे किसी भी नोट की, 500 या 1000 या किसी भी नोट की सिक्योरिटी तोड़ी नहीं जा सकी है। सिर्फ 500 और 1000 की तरह के नकली नोट मार्केट में लाए गए, तो सिक्योरिटी अभी तक नहीं तोड़ी गई थी। तो सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है 2000 के नोट में कि उसकी कॉपी नहीं की जा सकेगी? कुछ ये अफवाह फैला रहे हैं, उसमें चिप लगा देंगे, ये कर देंगे, ये अफवाहों से देश नहीं चलता है, देश ठोस उनसे चलता है। और आरबीआई ने अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया कि चिप लगाएंगे या क्या लगाएंगे। तो जब 500 सरकार, आरबीआई के सचिव खुद ये मान रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई है, लेकिन उसके तरह की कॉपी लाई गई है, तो सरकार 2000 की नोटों की कॉपी ना आए उसकी दिशा में क्या कदम उठा रही है? यह एक जानने योग्य बात होगी, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ये सबके सामने आती जाएगी। आखिरी बात, कुछ विपक्षी पार्टियां इस पे ये राजनीति कर रही हैं कि इससे गरीब लोगों को 1-2 दिन के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, इससे वो अपना काम धंधा नहीं कर पाएंगे, काम धंधा रुक जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि अगर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमें 1 या 2 दिन अव्यवस्था का भी सामना करना पड़ता है, तो वो हमें देश के लिए करना पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हमें अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए 1-2 दिन की तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, और सरकार, ऐसा नहीं है कि उस तकलीफ को, सरकार भी उस तकलीफ को कम करने के लिए बहुत कदम उठा रही है। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई है कुछ 10 मिनट पहले कि 2 या 3 दिन तक जितने भी टोल प्लाजा हैं उनपे आपको कोई भी उसका जो आप देते हैं वो टोल प्लाजा निकलने के लिए, वो पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो सरकार अनेक कदम उठा रही है कि जिससे आम आदमी की तकलीफ कम हो सके। तो सिर्फ इसलिए किसी का विरोध नहीं करना चाहिए कि बस विरोध करना है, उसका पूरा एनालिसिस करके जो असली बिंदु हैं वो उठाए जाने चाहिए, और इसलिए विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल, देखिए साथियों, मेरा मेरा ये मानना है कि सरकार ने 4 महीने का पहले समय दिया, 3-4 महीने का, कि अपनी काले धन को सफेद में बदल लो, 40 से 45% हमें दे दो, बाकी अपना सफेद की फॉर्म में अपना रख लो। अगर यही स्कीम सरकार 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की स्कीम उस काले को व्हाइट में बदलने से पहले ले आती, तो मान लीजिए जैसे किसी के पास 10 करोड़ काला धन था, तो उसने कुछ % सरकार को दे दिया और कुछ व्हाइट की फॉर्म में अपने पास रख लिया। मेरा मानना है कि वो, मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ काला धन था, तो 10 का 10 करोड़ हमारे देश का था, वो 10 का 10 करोड़ हमारे देश को मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कुछ % हिस्सा अपने पास रख लिया और कुछ % हिस्सा उसको व्हाइट में छोड़ दिया उसके पास। अगर यही स्कीम 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की स्कीम उस काले को सफेद में कन्वर्ट करने से पहले लेके आते, तो मुझे लगता है कि 10 का 10 करोड़ जो काला धन था, मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ था, तो अभी जो हमें सिर्फ 40-45 लाख में 40-45% मिला, हमें शायद 100 का 100% भी हमारे देश की इकोनॉमी में आ सकता था। तो अगर सरकार इस कदम को थोड़ा पहले और उठाती, तो जिन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मौका मिल गया अपना काला धन व्हाइट में कन्वर्ट करने का, वो मौका उनको नहीं मिल पाता, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक इससे बड़ा फायदा हो सकता था। तो ये बात सोचिएगा, और बात अपने दिमाग में रह के सोचिए उसे, क्योंकि असली युवा वो है जो सवाल के हर एक पहलू को बारीकी से समझता है, बारीकी से पढ़ता है, और उस पे सही सवाल खड़े करता है। एक लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा जितना उस देश की पॉपुलेशन सवाल उठाएगी, और सही तरीके से सवाल उठाना हर इंसान का हक है। धन्यवाद।